कह रहा हूँ, लेकिन 20 दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जमील साहब, आप क्या समझते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अरब ग्रुप की करारदाद तो मंजूर कर ली गई है जंगबंदी के हवाले से, आपको लगता है कि उस पर अमल दरामद हो सकेगा? नहीं, वो तो कानून ही नहीं है ना इंटरनेशनल कि उस पर अमल दरामद कराया जा सके। हाँ, अखलाकी तौर पर अगर इजराइल अमल दरामद कर ले, जो कि नामुमकिन बात है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन जो UN चार्टर है, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, उसके मुताबिक जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं जनरल असेंबली की, वो सारी की सारी नॉन बाइंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ है कि मर्जी है तो उसको अमल करे, वो मुतल्लिका अमल मर्जी है तो अमल करे, फाड़ के फेंक दे उसको, रेजोल्यूशन को। तो ये सिलसिला है और यही होने लगा है कि इजराइल ने इसको बिल्कुल हरगिज़ नहीं मानना है। लेकिन एक उम्मीद की किरण, एक अखलाकी फतेह हो जाती है और एक पॉलिटिकल फतेह हो जाती है अगर जनरल असेंबली से कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए। अब इस सूरत में भी देखें कि पहला ड्राफ्ट था कि जंग को बंद किया जाए, जिसकी की बड़ी सख्ती से मुखालफत की कई मुल्कों ने। तो उसमें फिर जब अमेंडमेंट डाली कि अच्छा चलें, अगर आप जंग बंदी पर, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है जनरल असेंबली में किसी रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए, और ये रेजोल्यूशन किया गया था, सपोर्ट किया था, सबमिट किया था जॉर्डन ने, और इसको सपोर्ट किया था ओमान, यूएई और बाकी 40 ममालिक ने। तो उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी लेना बहुत जरूरी था। अब क्योंकि नहीं मिल रही थी 2/3 मेजॉरिटी, तो जॉर्डन ने और जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पेश किया था, उन्होंने उसमें अमेंडमेंट डाली कि अच्छा भाई, खुदा के बंदो, अगर आप सीज फायर नहीं करने के लिए राजी हो अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, तो आप कम से कम इसको ट्रूस कर दो, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस का मतलब यह है कि जो लोगों के, इंसान की जरूरियात है, उसके लिए आप उसको जंग को थोड़ी देर के लिए पास डाल दो, कोई ट्रूस कर दो। तो उस पे राजी हुए हैं और उस पे एक अच्छी फतह हुई है अखलाकी और सियासी, यानी पॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल उसमें, क्योंकि उसमें 14 ने मुखालफत की है ममालिक ने, जिसमें सही 14 ममालिक की जानिब से मुखालफत की गई, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। कंटिन्यू कीजिए जमील साहब। जी, इसमें 120 ममालिक ने इसकी फेवर की, 14 ने मुखालफत की और 45 ममालिक ने इसमें वोट नहीं दिया, अब्सटेन किया। ये एक बहुत बड़ी अखलाकी फतह है। कम से कम दर्द दिल रखने वाले लोग वेस्ट में भी हैं। अब रहा सवाल के जो मैकेनिज्म है अक़वाम मुत्तहिदा का, सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें तो 2 मरतबा बल्कि 3 मरतबा रेजोल्यूशन बनाया गया कि आप ह्यूमैनिटेरियन पास ही दे दें, उस पर नहीं माना। खास तौर पे 5 जो हैं परमानेंट मेंबर, यानी कि जिन्हें वीटो हासिल है, वो नहीं माने इस पे, उनमें से 3 नहीं माने। लेकिन एक खुश आइन बात है कि फ्रांस ने आज वोट फेवर में दिया है, जो कि एक परमानेंट मेंबर है, और वो अगर अगली दफा वोट डाला गया तो यकीनन वो वीटो हो जाएगा इस पास के लिए भी, इस पे अमलदारी कराने के लिए, इस पे अमल के करवाने के लिए इजराइल से। तो सिक्योरिटी काउंसिल ही बीच में रह जाती है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर चैप्टर 6 के तहत पाबंदी लगा सकती है, और चैप्टर 7 के तहत अगर सीरियस हो तो अपनी फौजें उतार सकती है, जैसे उसने ईस्ट तिमोर में किया, जैसे इराक में किया, जैसे अफगानिस्तान में किया, तो ये कर सकती है। लेकिन ऐसा करना होना नामुमकिन है, क्योंकि जो डिवीजन नजर आ रही है और जो अखलाकी पजमुर्दगी नजर आ रही है इतने बड़े बड़े इंसानियत के अलमबरदारों की, तो महसूस नहीं होता। बहरहाल इसका एक फायदा है, क्योंकि OIC के बिहाफ पर और अरब प्लेटफॉर्म के बिहाफ पर जॉर्डन ने ये रेजोल्यूशन पेश की थी, तो शायद इनका ख्याल आ जाए, ये जो 57 ममालिक OIC के हैं, कि वो अपना इजलास जल्दी से बुला लें OIC के आर्टिकल 9 के तहत। क्योंकि मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि OIC के चार्टर के पहले आर्टिकल में दिया हुआ है, जिसका कि 8वां सब आर्टिकल है, कि फलस्तीन को सपोर्ट किया जाएगा, बैतुल मुक़द्दस में जो है वो फलस्तीनियों का कैपिटल होगा। तो ये चीजें उसमें चार्टर में दी हुई हैं, और उस चार्टर पे अमलदारी के लिए कॉल कर लें। अब ये एकदम मुलायम सा और बड़ा मध्यम सा एक उन्होंने कॉल कर लिया, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसका ना लेना एक ना धोना, तो वो कोई पाबंदी भी नहीं लगा सकता है, वो कोई सख्त रेजोल्यूशन भी पास नहीं कर सकता। आर्टिकल 9 के तहत अगर अब, क्योंकि एक फतेह हुई है वहां जनरल असेंबली में अखलाकी और सियासी, तो बस अब हिम्मत करें ये हमारे 57 ममालिक
یہ اجلاس کال کر کے اور اس پہ ریزولوشن پاس کریں کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اسرائیل کا، مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان ممالک کا جو اس کو جنگ بندی نہیں کروا رہے ہیں اور جو انسانی جانوں کو چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے یہ نسل کشی ہو جائے فلسطینیوں کی، انسانی جان ہے نا. اس لیے کہ اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ ویسٹ ورسز ریسٹ، یعنی کہ جو لوگ مظلوم ہیں ان کے خلاف، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اس ووٹ نے ثابت کیا کہ ویسٹ کے بھی کافی ممالک نے جنرل اسمبلی میں ووٹ ڈالا ہے، تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا اس معاملے میں تحمل سے اس کا تجزیہ اور جائزہ کرنا چاہیے. اب صرف ہمت اپنے 57 ممالک کی ہے، کیونکہ یہ ممالک کمزور سے کمزور یہ ان کے حکمران جو ہیں وہ کسی اور ان کے انٹرسٹ ہیں، اور جو ان کے عوام ہیں یہ کیوں کیا انہوں نے، یو اے ای، عمان اور باقیوں نے سب شروع میں یہ ریزولوشن ڈالا اس لیے کہ ان کے عوام میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے، جو ایک اضطراب آیا ہوا ہے عوام میں، خاص طور پہ 57 ممالک کے، ایون ویسٹرن کنٹری کے عوام بھی کافی باہر نکلے. اسپین میں دیکھیں آپ خود بتا رہے تھے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان حکمرانوں کو اب فکر یہ ہوئی ہے کہ عوام کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کنٹرول سے باہر نکل جائے اور سڑکوں پہ آ جائے اور ہماری صحیح. جیسا کہ جنرل اسمبلی کے مناظر آپ نے دیکھے کہ قرارداد منظور کی گئی ہے جنگ بندی کے حوالے سے، اور جمیل احمد خان صاحب سے بھی ہماری اس حوالے سے بات ہوئی تھی. جمیل صاحب، قرارداد منظور کر لی گئی، جعفر رضوی کہہ رہے تھے کہ مذاکرات سے ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں. یہ ابھی آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. مذاکرات کے میز پر لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کی جائے، اور انٹرنیشنل قوانین کو کی تو دھجیاں سے ہی اسرائیل اڑاتا رہا ہے. اور اگر اس کی کشمیر کی بات کریں تو ظاہر ہے یہ انڈیا بھی اس کی دھجیاں اڑاتا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اس مسئلے میں پوری دنیا پھنس گئی ہے، ایک طرف تو دنیا کی رائے اس کی دنیا کی اسمبلی کے مطابق، جنرل اسمبلی دنیا کی اسمبلی ہے جیسے پاکستان کی اسمبلی ہے، اس طرح جنرل کی دیدہ دلیری دیکھیں اور ہٹ درمی دیکھیں کہ اسرائیل کو فوراً ریجیکٹ کیا ہے، کیونکہ میں آپ کو چند لمحے پہلے بھی بتا رہا تھا اسرائیل نے اور باقی 14 ممالک جو بہت طاقتور ممالک ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور وہ تو اس حد تک بضد تھے کہ حماس کا ذکر کرو، اسرائیل کا ذکر نہ کرو، کہ حماس کو کنڈیم کرو. اور وہ دنیا اقوام نے، پوری دنیا نے مل کر اس بات کو ان زوراور ملکوں کی، یعنی کہ کینیڈا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، باقی ممالک ہو گئے 14، ان کی بات نہیں مانی اور 2/3 سے پاس کر دیا بغیر حماس کا نام دیے ہوئے. جو کہ ابھی جعفر صاحب بتا رہے تھے کہ حماس ایک گروہ ہے، اور ظاہر ہے کہیں بھی انوسنٹ جانے جاتی ہیں تو اس کا افسوس انسانیت کو اور انسانوں کو ہوتا ہے، ساروں کو ہے. پھر بات ہو رہی تھی یہودیوں کی. یہودیوں اور صہیونیت میں فرق ضروری ہے. صہیونیت علیحدہ چیز ہے، اس میں یہودی ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور صہیونیت کی وجہ سے اسرائیل بنا، اور اسی وجہ سے یہ ظلم و بربریت کیوں ہو رہا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ جاری کیوں رہے گا اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. وہ یوں ہو رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں یہ میٹنگ ہوئی، وہ ہے صہیونیت کی تحریک کی ابتدا. اور وہاں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ گریٹر اسرائیل ہونا چاہیے، اسرائیلیوں کی اپنی سرزمین ہونی چاہیے. اور 48 میں انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا کہ فلسطینیوں کو نکال باہر پھینکا اور اسرائیل انہوں نے بنا دیا. اب اندازہ کریں کہ 1948 میں لوگ جو بے گھر ہوئے اور ریفیوجی ہوئے انہوں نے اپنا بسیرا بنایا غزہ میں، اور آج غزہ سے ان کو نکالا جا رہا ہے. یہ جو ایویکویشن کا معاملہ ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ 50% عمارتیں مسمار ہو گئی ہیں، باقی ویسے ہی ڈیمیج ہو گئی ہیں، تو غزہ تو رہنے کے قابل رہا نہیں. اب گراؤنڈ فورسز سے حملہ کر کے غزہ پہ قبضہ کر کے وہی کام کریں جو کہ 1967 میں کیا تھا. حالانکہ سیکورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے جس میں کہ یہ بڑے بڑے ملک شامل ہیں جنہوں نے پاس کرایا اس کو، وہ ہے 242 ریزولوشن، جس کے تحت انہیں اپنی یہ علاقے خالی کرنے تھے اسرائیل کو. لیکن آج تک وہ نہیں منوا سکی سیکورٹی کاؤنسل، کیونکہ ویٹو ہو جاتا ہے اور بار بار ویٹو ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو مخمصہ ہے یہ اسی ایک صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ یہ جو 57 ممالک ہیں اور دوسرے درجے دل رکھنے والے جنہوں نے آج ووٹ دیا ہے جنرل اسمبلی میں، وہ خود بخود آپ کی حمایت کریں گے. تھوڑی سی اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کی بات ہے 57 ممالک کے اس پلیٹ فارم کو جو OIC کہلاتا ہے. اور جب یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اسٹینڈ لے لیا جیسا کہ میں بتا رہا تھا، تو آٹومیٹکلی جب یہ
कुछ अगर ना करें, अगर इतनी हिम्मत है तो ऑयल की प्रोडक्शन ही कम करने चले, बाइकआउट नहीं करते तो प्रोडक्शन कम कर दे। देखें किस तरह घुटनों के बल दुनिया जो खास तौर पर मुखालफत कर रही है वो कहती उनमें हिम्मत नहीं है। करना क्या चाहिए? असल तो हमें अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहिए, करना ये चाहिए कि मुसलमान मार खा रहे हैं, फलस्तीन मार खा रहे हैं, कश्मीरी मार खा रहे हैं और दुनिया जो ताकतवर ममालिक है वो आपका साथ ही नहीं दे रहे हैं। तो इसका होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आप ताकतवर बने अपने कलम से, अपने जहन से, अपने तरक्की से। ये क्या बात हुई कि 57 ममालिक का प्लेटफॉर्म जो है उसने दुनिया में टोटल 50,000 किताबें भी नहीं लिखी हैं, जबकि एक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने लाखों किताबें लिख दी हैं, लाखों इजादात कर दी है। पिछले 500 सालों में मुसलमानों की तरफ से कोई इजाद नहीं हुई है चीजें। तो नौजवानों ने मिलत जो सिखाना चाहिए कि भाई 50 और 70 साल से तो ये खा रहे हैं सारे मार हमारे भाई और हमारी बहनें, तो कम से कम अब शुरू करें तो 10 साल में आप मजबूत हो जाएंगे एक प्लेटफॉर्म के तौर पर। मजबूत होंगे तो जिस तरह आज ये 14 ममालिक आपके सामने खड़े हैं, आप इनके सामने खड़े हो सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। आपको मैं 1 मिनट में आपको अहाता कर दूं कि विड्रॉल का कहा गया है इजराइल को कि जो आपने 67 में जो जमीनें कब्जा की हैं उसको खाली करें। आज तक नहीं हुई, मजीद कब्जा होता गया, सेटलमेंट होती गई। फिर रेजोल्यूशन 1397 है जो कि 2002 में पास हुआ था, 2 स्टेट थ्योरी का, खुद इन्होंने किया था। ओस्ले कार्ड इन्होंने करवाया था जो ताकतवर मुल्कों ने। आज तक क्योंकि इजराइल उस पर अटक गया तो नहीं हुआ। तो और सेटलमेंट जो बात हो रही थी ना वार क्राइम की, आज जो आग की बरसात हो रही है, जो बारूद की बरसात हो रही है, जो कारपेट बम्बिंग हो रही है गाजा में, जो नस्ल कुशी की जा रही है गाजा में, वो तो इसलिए की जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2334 जो कि 1916 में पास हुआ था कि आप फलस्तीनी टेरिटरीज में इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सेटलमेंट नहीं करेंगे। तकरीबन 9 लाख सेटलमेंट उन्होंने कर दिया, बाहर से लोगों को बुला के, सहूनी जहन रखने वाले यहूदी बुला के बसा दिया। अब जब उनमें बसा दिया तो उनको और जरूरत है जमीन की, तो गजा पे कब्जा करना चाहते हैं। सेटलमेंट उधर से 700-800 गज दूर तक तो सेटलमेंट कर लिया है इन्होंने, मजीद सेटलमेंट करके वही जो मैंने आपको बताया कि 1897 का जो कॉन्सेप्ट उसमें ग्रेटर इजराइल का, और इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा जो एक ही बात उसमें जो मैंने बताई उसमें बहुत जरूरी है कि ये अपनी ताकत को, अपने कलम को, अपने जहन को ये ममालिक आगे बढ़ाएं, तभी जाके ये हो सकता है। वरना कायदे आज़म का वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता कि जिसमें उन्होंने कहा था 23 मार्च को 40 को कि हम फलस्तीनियों का हमेशा साथ देंगे, और वो साथ हम जो दे रहे हैं इसी तरीके से दे रहे हैं कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं। इरादे सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं और उसके बाद आगे कुछ काम करते नहीं है। तो यही वाली बात है। इसकी वजह से हमें अपने आप को जब तक मजबूत नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा जैसे कह रहे हैं, और मुस्लिम उम्मा ये ओआईसी है क्या? ये यूरोपियन यूनियन की तरह एक प्लेटफॉर्म है, ये अफ्रीकन यूनियन की तरह एक प्लेटफॉर्म है, और ये बनाया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर चैप्टर 8 के तहत बनाया गया है। तो जब इसको ये बात करें, सिर्फ इसराइलियों की बात नहीं की जाए। जमील साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से बयानात तो सामने आते हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान इसके अलावा कुछ कर सकता है? जी हाँ, पाकिस्तान देखिए इसके अलावा क्योंकि पैटर्न मेंबर है। पहली तो बात मैं कर लूँ, हमारे परमानेंट मंदूब जो हमारे एम्बेसडर मनीर अकरम साहब हैं, कई मामलात में मैं नाकिद भी रहा हूँ, लेकिन ये स्टेटमेंट ज़ाहिर है इनको गाइड किया गया है हुकूमत की तरफ से। तो पहली दफ़ा या बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि इसकी ज़रूर पजीराई करनी चाहिए कि ये अच्छा स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड फोरम पर गया है। और ये इसमें एक बात जो शायद क्लिप नहीं चल सकी वो ये है कि इन्होंने ये बात भी की कि इजराइल को ये देखा जाए कि इब्तिदाई गुनाह कहाँ से शुरू हुआ, और ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिस गुनाह की वजह से आज ये सारी तबाही बर्बादी है, इससे मिलते जुलते अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और ये वही जो अभी हम जिक्र कर रहे थे तारीखी पस मंजर में कि किस तरह इजराइल ने काबिज हुआ, और फिर उसके बाद जो मनीर अकरम के जहन में ये बात करने का, ये बड़ी सख्त बात उन्होंने की है और अच्छी बात है कि उन्होंने ये बात भी की कि ये जो गुनाह ओरिजिनल है, और इसको इस पैराहे में की कि जो मैंने आपको भी सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस बताए 242 और बाकी, तो उसमें उस पर अमलदारी भी तो इसी प्लेटफॉर्म का सिक्योरिटी काउंसिल का था ना, तो वो नहीं कर सका। तो बहरहाल एक अच्छा है, और पाकिस्तान क्या कर सकता है इसके जवाब में
पाकिस्तान एक पैटर्न मेंबर है OIC का, और OIC के पैटर्न मेंबर होने की हैसियत से पाकिस्तान ने क्योंकि एक अच्छा बयान दिया है और एक मजबूत बयान दिया है, और दुनिया ज़ाहिर है वो पास भी हो गया रेजोल्यूशन इन तकरीरों के बाद, कई और ऐसी तकरीरें थी, तो उसमें अब पाकिस्तान ये कर सकता है कि फौरी तौर पर बगैर टाइम जाया किए हुए, क्योंकि अब तो पाकिस्तान ने अपना पोजीशन जाहिर कर दी ना, पहले तो थोड़ा मध्यम सा था, डबल माइंडेड थे, अब बिल्कुल क्लियर पोजीशन जाहिर कर दी, जो कि अच्छी बात है, और ये कायदे आजम की एन उन उमंगों के मुताबिक है जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था इस मार्च 40 की तकरीर में की थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब इनको चाहिए कि पाकिस्तान कॉल करे, रेक्विजिशन करे एज अ पैटर्न मेंबर कि आप सरबराहों का इजलास बुलाएं आर्टिकल 9 के तहत, और वहां सख्त इकदाम के लिए एक इंदिया दे दें। अगर हिम्मत नहीं है तो चले रेजोल्यूशन तो पास कर देना, और फिर रेजोल्यूशन पास करके वो सिक्योरिटी काउंसिल में भेजें कि इस रेजोल्यूशन के तहत आप दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास करें, और वहां आप जो चाहते हैं कि भाई सीज फायर होना चाहिए और बाकी चीजें उसका मुतालबा करें। ठीक है, वो हो जाएगा, वीटो हो जाएगा, लेकिन अभी ये ताज़ा बात है, और लोगों के जहन वेस्टर्न कंट्रीज ने भी जिन्होंने वोट दिया है वो भी फिर इसके फेवर में बोलना शुरू होंगे, एक दबाव पैदा होगा, और उसके बाद अब देखिए कि इस जुल्म और बर्बरियत कभी दुनिया में नहीं सुनी। मैंने बहुत सारे ममालिक में अपनी खिदमत अंजाम की है कि गजा में मवासलाती निज़ाम पे तो दबाव किया है, और बाकी जो बचा खुचा अक़वाम मुत्तहिदा और बाकियों के पास है उसको बड़े बड़े जैमर्स लगा के खत्म कर दिया है, और अक़वाम मुत्तहिदा की हिलाले और चीख के कह रही है कि हमारी एम्बुलेंस भी बंद हो गई है क्योंकि उसमें भी कोई इंटरनेट की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी ये जंगी जराइम से कम नहीं है। पहली तो बात यह है कि 2334 का जो मैंने जिक्र किया जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, यानी कि सेटलमेंट एक्युपाइड जमीन पे हो रही है। चले इजराइल ने अगर ये बहाना बना लिया और अमेरिका और 14 ममालिक साथ दे रहे हैं, तो भाई वेस्ट बैंक में तो इजराइल का कब्जा है, वहां 103 फलस्तीनी मार दिए इन्होंने, 103 को शहीद कर दिया, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? यरूशलेम में फलस्तीनियों को मार रहे हैं जिन पे इनका अपना कब्जा है, इनकी अपनी सिक्योरिटी है। तो ये सारी की सारी दलाइल जो है वो OIC के प्लेटफॉर्म पे अगर बात की जाएगी तो बेहतर रहेगा। और जैसे मैं उस बात पर एक दफा दोबारा तवज्जो दिलाना चाहूंगा आपके नाजरीन की कि मुसलमानों को हमें मनहसुल कौम पाकिस्तान को शुरू करना चाहिए कि अज़्म करें कि हम अपने कलम और अपने जहन और अपने साइंस और अपने टेक्नोलॉजी में अगर हम एटमी ताकत बन सकते हैं तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे जा सकते हैं। सिर्फ ये है कि हम और दूसरे मुस्लिम उम्मा जो है उनको भी चाहिए कि आपस में बजाय सेक्टेरियन वॉर के, बजाय बाकी चीजों के, ईरान और सऊदी अरब और बाकी चीजों के, तो वो खत्म करें। जितनी गर्दनें उड़ाई हैं मुसलमानों ने मुसलमानों की, वो बाकी किसी ममालिक ने, इजराइल ने भी इतनी गर्दनें नहीं उड़ाई हैं। लेकिन जमील साहब हम तो अपने बस हसीन मुसलमानों के हसीन माजी को याद करते हैं। तो मैंने कहा है, एक मिनट मुझे एक लम्हा, इसीलिए तो कहा है ना शायर ने कि हमने माना कि चांद सितारे होंगे, एक परचम तले सारे के सारे होंगे। OIC की बात कर रहा हूँ। एक परचम तले सारे के सारे होंगे, लेकिन जितने मारे हैं मुसलमानों ने सारी दुनिया ने भी मिलकर ना मारे होंगे। तो इस पर तो कम से कम इत्तेफाक कर लें, और इसी बात पर इत्तेफाक कर लें, वरना होगा क्या? आखिरी लाइन बता दूं आपको, आखिरी जुमला कि 1 by 1 एंड टर्न बाय टर्न, बच कोई नहीं सकेगा। जी अब बोलें। सही जमील साहब, जैसा कि आप बात कर रहे थे कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे जाने की ज़रूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं इसराइल का और दीगर आलमी ताकतों का, लेकिन हम तो अपने माजी के ऊपर जैसे कहते हैं कि खुश होते हैं, उसके हवाले से बात करते हैं, और शायद जैसे कि अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि थे तो आबा व तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। इस पर जोर देने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं आज के दौर में। 21वीं सदी है। 21वीं सदी में अगर कोई शख्स, कोई कौम, कोई कुंबा, कोई खानदान अगर कदम से कदम नहीं मिलाएगा तो इतना पीछे चले जाएगा कि जिस तरह जुल्म और बर्बरियत आज फलस्तीन पे हो रहा है, बाकियों की बारी आ जाएगी। लिहाजा आपकी बात सही है, माजी में यस हमारा बहुत ताबनाक इसमें माजी है, उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उससे नौजवानों को इंस्पिरेशन लेके और नौजवानों को वो हालात पैदा करने चाहिए। हम नौजवानों को भी ब्लेम नहीं कर सकते ना, उनके लिए जो हमने जिंदगी तंग कर दी है, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ना सिक्योरिटी है, ना तालीम अच्छी है, ना सेहत अच्छी है। तो ये तो हमारी हुकूमतों का काम था, लीडरान का काम था ना हमारे। और ये बेचारे जो हमारे
اس وقت نئی نسل ہے ان کو صرف یہی امید دلائی جا سکتی ہے کہ 21ویں صدی میں اپنے اپنے لحاظ سے اس میں قدم رکھیں. انشاءاللہ حکومت بھی اپنی فیلڈ جب میں آگے اتنی بڑھنے کی مضبوط ہو ضرورت جائے ہے. گی جعفر تو صاحب، مدد کرے گی. جعفر اس صاحب کے لیے ایک لمحہ جعفر صاحب سے ساتھ، اور اس کے لیے صرف اپنے نوجوانوں کے لیے میں نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ میرے دیش کے جوانوں ہمت نہ ہارنا قدرت کا امتحان ہے. یہ تمام مسلم امہ کے لیے. میرے دیش کے جوانوں ہمت نہ ہارنا قدرت کا امتحان ہے. ہمت نہ ہارنا اور نئی نسل کے چراغ کو امید رکھو باقی. یہ ملک ہے تمہارا، ہمت نہ ہارنا، اور خوشحال تم رہو گے، سرشار تم رہو گے. دشوار اس گھڑی میں ہمت نہ ہارنا، اور آگے بڑھنے کی بات کرنا.